हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास बोन हाइपरट्रॉफी। हमने पिछले लेक्चर में बोन हाइपरट्रॉफी को डिस्कस किया था। तो हमने जब हाइपरट्रॉफीज को देखा था ना, तो हमने कहा कि जब हमारे पास ना स्ट्रेस इंक्रीज होता है ना, तो बोन में सेल्स जो होते हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब सेल्स ऐड हो रहे होते हैं। लेकिन बोन की हाइपरट्रॉफी या बोन की जो हाइपरट्रॉफी है उसका जो होता है ना, मतलब ये नहीं है कि उसका कोई स्पेसिफिक या उसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे पास डिस्ट्रक्शन है आपकी बॉडी में। ठीक है, हाँ समटाइम्स लेवल में अबनॉर्मल हाइपरट्रॉफी होती है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही थी ना, बेसिकली हमने उस हाइपरट्रॉफी की जो सेल्स इंक्रीज आ रहे हैं ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस की जब हमने बात की तो मैकेनिकल स्ट्रेस पे हमने बात की कि जब एडियल्स डिफरेंट हो जाते हैं ना लोगों के। फॉर एग्जाम्पल हमने जब बात की थी ना, हमारे पास टेनिस प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, तो डिफरेंट तरह से टेनिस प्लेयर्स के जो डोमिनेंट हैंड होता है वहां पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, उनकी बोन्स में आ जाती है। मोस्टली उन्होंने रेडियस की बात की थी हमारे पास। ठीक है, और जो लोअर लेंथ थी ना उसपे हमारे पास ये थी कि अगर फुटबॉल प्लेयर है तो टिबिया की, फिबुला की, फीमर की यहाँ पे हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस होते हैं, या फुट की बोन्स की होती है। ठीक है, अब हम बोन के हाइपरट्रॉफी ए ट्रॉफी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एट्रोफी की बात आती है ना, तो बेसिकली यहाँ पे अब उन्होंने कहा वेयर एज बोन एट्रोफी हाइपरट्रॉफीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेस, इट डिस्प्लेज द ऑपोजिट रिस्पॉन्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, उन्होंने कहा जैसे हाइपरट्रॉफी इंक्रीज स्ट्रेस की वजह से एक रिस्पॉन्स देती है, इसी तरह रिड्यूस स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस नहीं है तो उसका एक ऑपोजिट रिस्पॉन्स आता है जिसको हम बोन एट्रोफी कहते हैं। ठीक है, when the normal stress is exerted on bone by muscle contraction, weight bearing or impact forces are reduced, bone tissues atrophy through रिमॉर्डिंग। ठीक है, अब बोन की टिश्यू की एट्रोफी होती है क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रेस जो मसल्स के ऊपर पड़ रहा है या वो रिड्यूस हो जाए ना, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो जिम करता है कुछ टाइम। ठीक है, और उसके जिम के बाद ना उसने जिम जैसे छोड़ा तो उसकी बोन्स ना वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो एक तो इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि एक बार कुछ टाइम के लिए मैकेनिकल स्ट्रेस इतना ज्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद सडनली एक बंदे ने बिल्कुल जिम ड्रॉप कर दिया, वो बिल्कुल कर ही नहीं रहा, तो उसकी बोन्स जो होती है ना वो स्लाइड सा अपने बोन्स में एट्रोफी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे मसल की एट्रोफी की बात नहीं हो रही जो आपको बाहर विजिबल होगी, यहाँ पे बोन की एट्रोफी की बात हो रही है। जब बोन की एट्रोफी की बात होती है ना, तो बेसिकली आपको बाहर विजिबल नहीं नजर आता है। जब तक आप एक्सरे वगैरह नहीं कराते, आपको डेंसिटी वगैरह पता नहीं चलती, तब तक आपको ये आइडिया नहीं होता कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि क्योंकि रिड्यूस्ड हो जाता है ना स्ट्रेस, वहां पे इंक्रीज स्ट्रेस की बात कर रहे थे हाइपरट्रॉफी में, यहाँ पे हम रिड्यूस स्ट्रेस की बात करें। तो जब रिड्यूस्ड हो रहा है तो हमारे पास रीमॉडलिंग की वजह से, रीमॉडलिंग का जो सारा प्रोसेस था जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट कर रहे थे। ठीक है, जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी थी ना, यहाँ पे वो होना शुरू हो जाते, मतलब बोन की जो पुराने सेल्स हैं उनको रिमूव आउट करना शुरू कर देते, लेकिन नए सेल्स ऐड नहीं हो रहे। जब यहाँ सेल्स ऐड नहीं हो रहे ना, तो ए ट्रॉफी का मतलब ही यही है कि सेल्स की डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सेल्स नए ऐड नहीं होंगे। हमने जैसे पिछले साल हाइपरट्रॉफी में कहा ना सेल्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे सेल्स खत्म हो जाएंगे, मतलब जो पुराने सेल्स है वो भी रिमूव आउट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से बोन की एट्रोफी के बोन का कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हेन बोन एट्रोफी अकर्स, जब उन्होंने कहा बोन की एट्रोफी होती है हमारे पास, तो कैल्शियम का कंटेंट जो होता है ना बोन में वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वेट और स्ट्रेंथ जो होती है वो बोन की दोनों डिक्रीज हो जाती है। ये हम मेरे पहले भी बात बताई है कि हमारे पास जब एट्रोफी होगी ना, तो ये हमारे पास बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है ना, नॉर्मली नहीं है। मतलब ये डिक्रीज होने की वजह से आपकी बोन्स बहुत वीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ बोन मास ड्यू टू रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस हैज बीन फाउंड इन बेडरिडन पेशेंट। बेडरिडन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि बोन एट्रोफी। ठीक है, आपको वहाँ पे सीनियर सिटीजन या जो एस्ट्रोनॉट्स, हाँ एस्ट्रोनॉट्स की ना एक बहुत बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है। एस्ट्रोनॉट्स का क्या होता है ना, बेसिकली जब वो इतना टाइम रहते हैं ना ग्रेविटी में, ठीक है, तो जब वो सॉरी जहाँ पे लाइक ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजिशन में या ग्रेविटी एलिमिनेटेड एरियाज में रहते हैं, तो जब वो दोबारा से ग्रेविटी को एकदम से अटैक करती है ना, या वो ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशंस में कितना काफी टाइम या एलिमिनेटेड जहाँ पे ग्रेविटी देखो, अब क्या होता है कि स्पेस में हमारे पास ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना, बेसिकली लोग जो होते हैं वहां पे उनकी बोन्स की ना ग्रेविटी, जब ग्रेविटी ही नहीं है तो वहां पे हमारे पास बेसिकली बोन पे कोई स्ट्रेस ही नहीं पड़ रहा। जब बोन पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा तो बेसिकली बोन की एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि
जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना वो उनको आप काफ़ी ज़्यादा आपको उनका ड्रॉबैक ही नज़र आता है कि उनकी एट्रोफी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। 4 to 6 weeks of bed rest can result in insignificant decrement in bone mineral density। यही बात थी कि मैंने कहा बेड रिडर पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको आप रिवर्स कर सकते हो पर नॉट फुली, ठीक है। मतलब एक बंदा अगर दोबारा नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है, हाँ अब वो अलग बात है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास एक हाई लेवल का है, वैसी बात नहीं हो रही। लाइक अगर कोई बंदा बहुत मिनिमल लेवल का है ना, ठीक है, लाइक आप ये कहते हो कि उसकी एक्टिविटीज एडियंस बहुत नॉर्मल है, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं होता। लेकिन हाँ एक बंदा अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रेस इंक्रीज करके दोबारा से रिवर्स अपनी उस कंडीशन में आता है, या मतलब जिस भी तरह से आप कहते हो, तो उन केसेस में आप बात सकते हो कि हाँ ये है, ठीक है। ओके, अब उन्होंने कहा बोन डिमिनरलाइजेशन ना हमारे पास एक पोटेंशियली सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको आप कोई हल्की चीज नहीं समझो, ठीक है, मतलब ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जब डिमिनरलाइजेशन होगी बोन की स्ट्रेंथ कम होगी, बोन की स्ट्रेंथ कम होगी तो फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसका मतलब थोड़ा सा भी कहीं से कोई भी आया आपके पास स्ट्रेस तो क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज होंगे। स्पेसिफिकली ट्रेबेकुलर बोन जो होता है ना उसका बहुत ज्यादा मास डिक्रीज होता है, ठीक है। ट्रेबेकुलर बोन कौन सी थी, जो स्पॉन्जी बोन थी, ठीक है। स्पॉन्जी बोन ना हमारे पास एक इलास्टिसिटी दे रहा होता है बोन को, जब बोन की इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाएगी ना तो एक स्टिफनेस की वजह से जैसे स्ट्रेस लगेगा देखो किसी सख्त चीज को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू किसी इलास्टिक चीज को तोड़ना, ठीक है। तो अगर इस चीज की एग्जांपल आप उससे कंपेयर करो ना कि नॉर्मली किसी चीज को अगर तोड़ना कितना मुश्किल होता है, तो इस बेस पे अगर आप लो तो ट्रेबेकुलर बोन या स्पॉन्जी बोन की वजह से क्या होता है बेसिकली कि फ्रैक्चर को काफी हद तक आप प्रिवेंट कर रहे हो। तो लेकिन अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि फ्रैक्चर बेसिकली इजीली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका बोन मास बहुत ज्यादा कम हो गया, स्पेसिफिकली स्पॉन्जी बोन का, ठीक है। अच्छा, अब जो रिजल्ट्स था ना कैल्शियम लॉस का वो स्टडी किया गया स्काईलैब फ्लाइट्स में, इंडिकेट किया गया कि यूरिनरी कैल्शियम लॉस इज रिलेटेड टू टाइम स्पेंड आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मतलब उन्होंने सिंपल से कहा कि कैल्शियम का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, और खास तौर पे उनके उनके स्पेसिफिकली यूरिन के सैंपल्स लिए गए जो एस्ट्रोनॉट्स थे, तो पता चला कि बेसिकली जो उनका कैल्शियम लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कि किसी नॉर्मल इंडिविजुअल का, ठीक है। The pattern of bone loss observed is highly similar to that of documented among patients during period of the bed rest, ठीक है। यही बेसिकली bone loss का पैटर्न जो है उन्होंने कहा कि जो पेशेंट्स हमारे बेड रेस्ट पे होते हैं उनका भी होता है, ठीक है। विद ग्रेटर bone loss in the weight bearing bones of the बेसिकली जो उन्होंने बात की ना हमारे पास लंबर स्पाइन का रीजन है या लोअर एक्सट्रीमिटी का रीजन है, उनपे ज्यादा होता है बोन लॉस एज कम्पेयर टू अदर स्केलेटन। मोस्टली उनमें जो बेड रीडर पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा हो जाता है लंबर स्पाइन का, लोअर एक्सट्रीमिटी के बोन लॉस उनका ना। वो जब आप कभी उनसे पूछो ना, मतलब कोई बता 6 महीने बेड रीडर रहा है, ठीक है, आप उससे अगर उसकी पूछो ना तो वो कहेगा कि मुझे नीचे ना इतनी अजीब सी वीकनेस फील होती है, ऊपर वाला शायद फिर आपकी जो अपर हाफ है ना बॉडी का उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं था, लेकिन वो ये कहेगा कि यार मेरे जो नीचे वाली बॉडी का पार्ट है ना या बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ऐसे जैसे बस बहुत जो है ना बहुत हल्का स्ट्रेंथ कम हो गई है, बिल्कुल मेरे से कोई काम नहीं किया जा रहा, इस तरह से उसको फील हो रहा होता है। ये बेसिकली हमारे पास हो रहा होता है बोन लॉस पे, ठीक है। ड्यूरिंग 1 मंथ इन स्पेस एस्ट्रोनॉट्स लूज 1 to 3% ऑफ बोन मास, मतलब उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर अच्छा भला मतलब 1 to 3% बोन लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो होता है बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स होता है वो लूज कर जाते हैं एज मच बोन मास एज पोस्ट मेनोपॉजल। यही बात हमने की थी कि उनके बराबर जो वुमेन हमारे पास पोस्ट मेनोपॉजल होते हैं, हमने ये पहले भी बात डिस्कस की है, उनके बराबर ही एस्ट्रोनॉट्स का जो होता है ना बोन मास डिक्रीज होता है। तो समझो कि अगर एक एस्ट्रोनॉट 20s या 30s के एज में है तो उसका बोन मास इतना ज्यादा लूज होगा तो वो आगे जाके उसके लिए कितना ज्यादा डिजास्टरिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास उन्होंने बात की कि हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ इसलिए काफी ज्यादा बोन हेल्थ मोस्टली बोन हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है ड्यू टू एलिमिनेटेड ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस, ठीक है। It is not yet clear what specific mechanisms are responsible for bone loss outside of the gravitational field। इसके लिए बहुत सी रिसर्चेज अभी भी हो रही है कि लाइक अगर आपको नहीं पता ना कि ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से अगर ग्रेविटेशन फील्ड एलिमिनेट कर दी जाए कि तो उसकी वजह से क्यों बोन लॉस हो रहा है, ठीक है। रिसर्चर्स जो है वो हमारे पास डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी बार हमारे पास इस चीज़ का बताया कि नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस होता है एस्ट्रोनॉट्स में। एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो कैल्शियम की होती
होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। कैल्शियम की एक्सक्रीशन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, कोई खास इफेक्ट नहीं होता, या कोई आप ये नहीं कहते कि वो कुछ खा लग रहे हैं कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्पेसशिप इज लाइक उसमें हर चीज उन्होंने हर चीज अवेलेबल होती है वहां पे, कोई वो ऐसी चीज नहीं खा रहे, हर चीज जो होती है वो अर्थ की होती है। सिर्फ हमारे पास जो इफेक्ट आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा इट इज नॉट नोन हाउएवर वेदर दिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड इन बोन रिमॉडलिंग और डिक्रीज इन बोन रिमॉडलिंग और एन इम्बैलेंस बिटवीन ऑस्टियो ब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। बेसिकली उन्होंने सारी जो बात आपको बता दी है वो ये बता दी है कि हमारे पास अभी तक इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि क्या पता कि बोन की रिमॉडलिंग ज्यादा हो रही है, बोन की रिमॉडलिंग डिक्रीज हो रही है, या फिर कोई बैलेंस डिस्टर्बेंस है ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी में। इस पे कोई स्पेसिफिक अभी इस चीज की अथेंटिकेशन नहीं आई कि ये किस बेस पे है, पर मेजरली यही कॉजेज है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी का डिसरप्ट हो जाना, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें ही है, ठीक है। इट अपियर्स दैट द नॉर्मल बैलेंस बिटवीन फॉर्मेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बोन बिकम्स डिस्टर्ब, ये तो हमें पता चल गया। वेदर इट देखो दोनों में ऑब्जॉर्प्शन और फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। With an initial increase in osteoclast activity followed by prolonged decrease in osteoblast activity, उन्होंने कहा स्टार्टिंग में osteoclast की एक्टिविटी एकदम से इतनी डिक्रीज हो जाएगी और क्या होगा, osteoblast की एक्टिविटी बहुत कम। देखो मैंने यही बात की ना, osteoclast ज्यादा काम करेगा तो बोन एट्रोफी होगी, ठीक है। osteoblast ज्यादा काम करेगा तो बोन हाइपरट्रॉफी होगी। तो ऑस्टियो क्लास ने जब ज्यादा काम किया ना, इसका ये मतलब नहीं ऑस्टियोब्लास्ट काम करना ही बंद कर देगा, जैसे मतलब हमारी बोन में ऐसी तो नहीं है कि बोन फॉर्मिंग बंद हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस पे ये बात थी। One hypothesis is that these changes in bone remodeling are precipitated by changes in blood flow। ठीक है, आप उन्होंने सिंपल सी आपको जो बात बताती है ना वो ये बता दी है कि बोन की रिमॉडलिंग जो है ना वो बोन में जो ब्लड फ्लो है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने ये बात भी की है कि आउटसाइड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड शायद ये भी एक कॉज हो सकती है कि बोन का जो ब्लड फ्लो है वो काफी ज्यादा उसमें चेंजेस आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। हमारे यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ना हमारा ब्लड का फ्लो काफी हद तक ना एक स्टेबल ब्लड फ्लो होता है, लेकिन अब जब ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी जाते हो, या आप सिंपली ये कह दो कि ग्रेविटी एलिवेटेड किसी जगह पे जाते हो, तो वहां पे आपके पास बेसिकली जो होता है ना ब्लड फ्लो में काफी चेंजेस आते हैं, ठीक है। और इस पे भी बहुत सी रिसर्चेस हो चुकी है और इस पे और रिसर्चेस भी हो रही है, ठीक है। It remains to be seen if measures other than the artificial creation of gravity can effectively prevent bone loss during the space travel। यहाँ पे किया गया है कि कुछ मेजरमेंट्स ली जा सकती है आर्टिफिशियल क्रिएशन ग्रेविटी की करके और कुछ इस तरह से, ताकि बोन का लॉस काफी हद तक कम हो। Astronauts' current exercise program during flights in space are designed to prevent bone loss by increasing the mechanical stress and strain placed on bones during using muscular force। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई जाती है फ्लाइट्स पे स्पेस पे, ताकि वो एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो बोथ पे जो मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है वो पड़ता रहे, ठीक है, जिसकी वजह से उनके मसल्स जो है वो काम करते रहे, मतलब ऐसा ना हो कि उनके मसल्स काम करना बंद कर दे, ठीक है। However, the muscles of the body exerts mainly tensile force on board। ठीक है, मसल्स पे हमें पता है टेंसाइल फोर्स लगती है, whereas gravity provides a compressive force। ठीक है, मसल टेंसाइल देते हैं तो ग्रेविटी कंप्रेसिव देती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, no amount of physical exercise alone can completely compensate for the absence of gravitational force। ठीक है, अब उन्होंने सिंपल सी ये बात की है कि हमारे पास कोई भी एक्सरसाइज हम ये नहीं कह सकते ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एब्सेंस है उसको कंपनसेट कर सकते हैं, पर स्टिल काफी हद तक काम कर सकती है, ठीक है। लाइक इसीलिए आपको फिजिकल थेरेपी बहुत ज्यादा आपको पता चला होगा एस्ट्रोनॉट्स आफ्टर जब वापस आते हैं ना अपने सारा टेन्योर क्लियर करके, तो उसके बाद वो फिजिकल थेरेपी लेते हैं क्योंकि उनकी बोन्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट आ सकता है, वो इस ग्रेविटी को फील नहीं कर सक रहे होते, ठीक है। हमारे पास बेसिकली सारी बात आ गई है ना, वो ये है कि एक जो रिसर्चर्स ने ये भी शो किया है कि रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज जो होती है ना, अगर आप उनको होल बॉडी वाइब्रेशंस के साथ या किया जाए तो काफ़ी हद तक ना आप काउंटर मेजर दे सकते हो, मतलब काफ़ी हद तक मसल के एट्रोफी को प्रिवेंट किया जा सकता है स्पेस फ्लाइट में, ठीक है। मतलब बोन लॉस आप काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हो उन लोगों में, अगर आप रेजिस्टिव के साथ सिंपली वाइब्रेशंस या आप कंबाइन कर दो उनको वाइब्रेशंस के साथ, ठीक है। Researchers hypothesize that low amplitude, high frequency vibration stimulates muscle spindle and alpha motor neuron। ठीक है, अब ये जो सारी बात है ना, ठीक है, सिंपल सी एक ये बात है कि जब आप लो मैग्नीट्यूड की कोई एक्सरसाइज कराते हो और उसकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस बेसिकली जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होती है वाइब्रेशन, इस सडन जो हमारे पास वाइब्रेटरी इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, वो क्या करता है मसल स्पिंडल्स को स्टिमुलेट करता है। मसल स्पिंडल
करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो सारी बात आ गई ना मसल स्पिंडल्स अल्फा मोटर न्यूरॉन्स की स्टिमुलेशन की, ये बेसिकली हमारे पास काम कर रहे हैं मसल के एक्टिवेशन पे। मसल के एक्टिवेशन हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम मसल्स के एक्टिवेशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं काफी डिटेल में बताऊंगी मसल स्पिंडल्स, गोल्जी टेंडन्स, ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है, और ये किस तरह से इफेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए कि ये किस तरह से काम करे। अब ये क्या करती है बेसिकली, अल्फा मोटर न्यूरॉन मसल स्पिंडल जैसे स्टिमुलेट हुआ, उन्होंने क्या किया, इनिशिएट करा दी मसल की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बेसिकली क्या हो गया कि उसके लिए काफी हद तक आप प्रिवेंट कर सकते हो ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी जो इफेक्ट उस पर आ रहा था या उसका जो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी में हमारे पास इशू आ रहा था वो कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए फिजिकल थेरेपी काफी हद तक उनको गाइड की जाती है, ठीक है। The effects of several months intervention treatment with whole body vibration appears to include improved bone mineral density। काफी हद तक अगर आप कराओ ना whole body vibrations तो हमारे पास बोन की मिनरल डेंसिटी काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज हो जाती है बोन की डिपोजिशन, बोन की रिब्जॉर्प्शन, सारी चीजें मतलब आपके पास हो जाती है। मोस्टली जो होती है फ्यूमर और टिबिया में, मोस्टली टिबिया और फ्यूमर इफेक्ट हो रही होती है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो उनमें काफी हद तक जो होती है ना हमारे पास जो होती है ये हमारे पास इफेक्टिव जो होता है क्या होता है, ठीक काफी हद तक इम्प्रूव कर देता है उनकी जो बोन मिनरल डेंसिटी जो रिड्यूस हो चुकी होती है, ठीक है। Since joints support the body weight position above them, अब उन्होंने ये कहा कि जॉइंट्स जो सपोर्ट करते हैं ना बॉडी वेट को वो हमारे पास जो इससे ऊपर मतलब अबव है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलेटल लोडिंग वेरीज फ्रॉम जॉइंट टू जॉइंट ड्यूरिंग बोथ रेजिस्टिव एंड वाइब्रेशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब बेसिकली सिंपल सी ये बात है कि उन्होंने कहा हर जॉइंट पे डिफरेंट तरह की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है, वाइब्रेशन डिफरेंट तरह से फील होती है, तो हर जॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी वेरी करता है, ठीक है। सिंपल सी ये एक बात है कि रेजिस्टेंस जैसे आप वाइब्रेटरी या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, देखो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट रखी है ये चीज कि हम अभी यहाँ पे किसी और टॉपिक के बारे में बात करें। हम जब हम बोन एट्रोफी के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे डिटेल में एक्सरसाइज को डिस्कस नहीं कर सकते, फिर लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को, वाइब्रेशन को, ये किस तरह से काम करती है, ये सारा कुछ पर हम आराम से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोई पूछ सकते हो, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम हो, और हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्टियोपोरोसिस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।